हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी रीड। आज से आपकी सफलता सीरीज स्टार्ट की जा रही है। याद रखिएगा, इस सफलता सीरीज में आपको 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं उन सभी परीक्षाओं में पूछे गए उन सभी पेपरों को यहाँ पे आपको सॉल्व करवाया जाएगा। तो इस सफलता सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हो सके। आज की इस क्लास में हम 2016 का पेपर देखेंगे। पहला प्रश्न पत्र आपका रहता है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। और याद रखिएगा, ये जो पेपर आपका रहेगा बाल विकास का, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और पूर्णांक रहेगा 50 नंबर का। और पास होने के लिए आपको 50 में से 25 नंबर लाना होगा, तभी आप ये पेपर पास कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, बालक का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? ऑप्शन A 4, ऑप्शन B 3, ऑप्शन C 5, ऑप्शन D 6। याद रखिएगा, जो बालक का विभाजन है ये 3 अवस्थाओं में किया जाता है। ये 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था का समय याद रखिएगा, जन्म से 6 वर्ष तक शैशवावस्था का समय होता है, और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ये तीनों मानव विकास की प्रमुख 3 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाते हैं। जो बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन A आनुवंशिकता, ऑप्शन B परिपक्वता, ऑप्शन C वातावरण, ऑप्शन D आत्मसातन। याद रखिएगा, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुणों को आनुवंशिकता कहा जाता है। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण को आनुवंशिकता कहलाता है, या माता पिता या फिर अन्य पूर्वज जैसे दादा दादी गुण को संतानों में अवतरित होते हैं। दादा दादी या बाबा से हमें जो गुण प्राप्त होते हैं उनके गुण जो संतानों में आते हैं वही आनुवंशिकता कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्ध का जो समूह कारक सिद्धांत था ये किसने दिया था? ऑप्शन है हिलमाई, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी थर्स्टन, ऑप्शन डी थॉमसन। याद रखिएगा, समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन द्वारा दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लुई लियोन थर्स्टन ने समूह कारक का सिद्धांत प्रस्तावित किया है कि बुद्ध कई अलग अलग कारकों से बनी होती है। ये थर्स्टन जो महोदय थे, इन्होंने समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन्होंने बताया कि बुद्ध अलग अलग कारकों से बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्ध का मापन करता है? इनमें से कौन सा परीक्षण है जो बुद्ध का मापन करता है? ऑप्शन A CAT, ऑप्शन B TAT, ऑप्शन C MAT, ऑप्शन D भाटिया बैटरी परीक्षण। याद रखिएगा, CAT को इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा सकता है, TAT जो है इस प्रकार से टैट लिखा सकता है, और MAT जो होता है इस प्रकार से MAT लिखा सकता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और जो ये बुद्ध का मापन है ये भाटिया बैटरी परीक्षण से किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये जो CAT और TAT परीक्षण होते हैं ये व्यक्तित्व मापन के लिए होते हैं। याद रखिएगा, भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्ध का एक प्रदर्शन परीक्षण है जो CM भाटिया द्वारा 1955 में विकसित किया गया था। इसमें विभिन्न पैटर्न वाले कार्ड शामिल होते हैं। भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्ध मापन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया? ऑप्शन A 5, ऑप्शन B 4, ऑप्शन C 3, ऑप्शन D 6। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? तो याद रखिएगा, इन्होंने संज्ञात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जो कि निम्न प्रकार से हैं। पहला है संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूल सक्रियात्मक अवस्था और चौथी है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ये जो संवेदी पेशीय अवस्था है ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष। ट्रिक याद रख सकते हैं, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं, मूर्ति आपकी। यदि इस ट्रिक से आप याद रखेंगे, सबने से याद रख सकते हैं संवेदी पेशीय अवस्था, पूरी से याद रख सकते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, और मूर्त से याद रख सकते हैं मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, और आपकी से याद रख सकते हैं औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन A अपसरण, ऑप्शन B कल्पना, ऑप्शन C सृजनात्मकता, ऑप्शन D तर्क।
तो किसी व्यक्ति द्वारा किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करना, याद रखिएगा, सृजनात्मकता कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन आ व्यक्तित्व, ऑप्शन बी रुचि, ऑप्शन सी प्रेरणा, ऑप्शन डी कल्पना। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार जो उसके समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है वह व्यक्तित्व कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? याद रखिएगा, टीएटी या इसे हम टैट परीक्षण भी कह सकते हैं, इसका निर्माण याद रखिएगा मरे एवं मॉर्गन द्वारा इसका निर्माण किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और टीएटी जो परीक्षण होता है ये व्यक्तित्व मापन के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी अधिगम, ऑप्शन डी संवेदना। अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है क्या कहलाता है? बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह कोई कार्य कर सकता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए परिपक्वता, ऑप्शन बी अपसरण, ऑप्शन सी समंजन, ऑप्शन डी प्रत्यक्षरण। तो याद रखिएगा, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय में कोई कार्य कर सकता है वह परिपक्वता कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य जो सिद्धांत बताए थे वो थे 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 और ये थे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है, पावलॉक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? पावलॉक ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया था? ऑप्शन ए बिल्ली, ऑप्शन बी वनमानुष, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी मेढक। याद रखिएगा पावलॉक ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था, जबकि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था और वनमानुष पे याद रखिएगा वनमानुष पे कोहलर ने प्रयोग किया था। चिंपैंजी एक बंदर था जिस पे कोहलर ने प्रयोग किया था और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था और पावलॉक ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया? याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन बिल्ली पे किया था और कुत्ते पे याद रखिएगा कुत्ते पर प्रयोग पावलॉक ने किया था और बिल्ली पर प्रयोग थॉर्नडाइक ने किया था। नेक्स्ट है, कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? कोहलर ने सीखने का जो सिद्धांत दिया था उसे किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत, ऑप्शन बी पुनर्बलन सिद्धांत, ऑप्शन सी उद्दीपन सिद्धांत, ऑप्शन डी क्रियात्मक सिद्धांत। तो सीखने के सिद्धांत को कोहलर के पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए समंजन, ऑप्शन बी मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन सी आत्मसातन, ऑप्शन डी प्रकीर्णन। तो व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है वो समंजन कहलाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आपके 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त होते हैं। याद रखिएगा, जो पेपर आपका 50 नंबर का रहता है उसमें आपके 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे और बाकी आपके अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न आते हैं। कुल टोटल आपके 40 प्रश्न आते हैं इसमें। नेक्स्ट देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्नों को। अति लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? तो आपको यहाँ पे उत्तर डालना है और लिखना है बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस प्रकार से आप इसे लिखिएगा और आपको यहाँ पे 1 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं? आपको उत्तर डाल के लिखना है अशिक्षित व्यक्ति या बालकों के बुद्धि का मापन हम यहाँ पे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण द्वारा करते हैं। इस प्रकार से आप इसमें लिख के आइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम मैकडूगल द्वारा किया गया था। राइट आंसर होगा इसका विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? तो जीन पियाजे ने, आपको ज्ञात ही होगा, जीन पियाजे ने 4 प्रमुख संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं बताई थी, जिसमें आपको ट्रिक हमने बताई थी, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। पहले संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और अंतिम आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे तीसरी अवस्था पूछी गई है, तो तीसरी अवस्था आपको लिखिएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण बालक में किस आयाम के विकास की अवस्थाएं हैं? अर्थात बच्चा किस अवस्था में क्रंदन करने लगता है, बलबलाने लगता है, हाव भाव प्रदर्शित करता है और वाक्य निर्माण करने लगता है? याद रखिएगा, क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव ये सभी शैशवावस्था की अवस्थाओं की विशेषताएं होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों के प्रगति के लिए सोच कर कार्य करता है, क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, अति लघुत्तरी में आपको बहुत ही शॉर्ट में लिखना होता है और बिल्कुल आपको सटीक आंसर लिखना होता है। आपको इतना सारा यहाँ पे नहीं लिखने की ज़रूरत होती है, सिर्फ जो अति लघुत्तरी में पूछा जाए वो आपको डायरेक्ट लिखना है। इसमें बताना है कि व्यक्तित्व का वह कौन सा प्रकार है जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोग, समाज के अन्य लोगों के प्रगति के लिए सोच कर कार्य करने लगता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोग बहिर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। आपको डायरेक्ट लिखना है इसमें बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, इतना आपको लिखना है। तो यहाँ पे यदि देखेंगे, व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोग, समाज के अन्य लोगों के प्रगति के लिए सोचकर कार्य करते हैं, वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला होता है। जबकि इसी तरह के व्यक्ति की अभिरुचि सामाजिक कार्यों की ओर अधिक होती है। इनमें कार्य कुशलता की मात्रा अंतर्मुखी से अधिक होती है। ये सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं। बहिर्मुखी एक मिलनसार व्यक्ति होता है। तो आपको यहाँ पे बहिर्मुखी व्यक्तित्व लिखना है और इसमें आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सीएटी का निर्माण किसने किया था? तो आपको सीधे सीधे लिखना है कि सीएटी का निर्माण लियोपोल्ड ब्लाक द्वारा किया गया था और बाकी यहाँ पे इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको डायरेक्ट लिखना है कि सीएटी का निर्माण लियोपोल्ड ब्लाक द्वारा किया गया था और इसमें आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। और यदि आप इस प्रकार से बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे या अधिक जानकारी देते हैं तो आपका वहाँ पे सिर्फ समय नष्ट होगा और जबकि आपको मिलना सिर्फ 1 ही नंबर है। याद रखिएगा, जो सीएटी परीक्षण होता है ये 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी होता है और इसमें कार्डों की संख्या 10 होती है तथा इसमें जानवरों के लिए चित्र बने होते हैं। ये जो कार्ड होते हैं इसमें जानवरों के चित्र बने होंगे और कार्डों की संख्या 10 होती है। और सीएटी परीक्षण जो होता है ये 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी है और इसका फुल फॉर्म बाल संप्रत्यय परीक्षण या फिर चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? तो आपको उत्तर डालकर लिखना है कि स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को अधिक तनाव, दबाव और तूफान की अवस्था कहा है। इतना सिर्फ आपको इसमें लिख के आना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्या कहलाती है? तो वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य होता है वह अप्रेरणा कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा अप्रेरणा। नेक्स्ट है, सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखिएगा, इतना आपको इसमें नहीं लिखना जितना इसमें दिया हुआ है। आपको डायरेक्ट लिखना है सीखने से संबंधित जो प्रभाव का नियम था ये थार्नाइक द्वारा दिया गया था। आपको उत्तर डालना है और लिखना है सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम थार्नाइक ने प्रतिपादित किया था, यह थार्नाइक द्वारा दिया गया था। इतना सिर्फ आपको 1 लाइन लिख के आना है। याद रखिएगा, ये जो प्रभाव का नियम होता है इसे आपको याद रखिएगा। प्रायः हम उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है, जिससे हमें सुख एवं संतोष मिलता है। यदि हमें किसी कार्य को करने या सीखने में कष्ट होता है तो हम उस क्रिया को नहीं दोहराते हैं। और यही प्रभाव का नियम कहता है कि जिस
जैसे आप कोई विषय पढ़ते हैं और उस विषय में आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, मान लीजिए आपको हिंदी बहुत बेहतर तरीके से आती है तो आप हिंदी को बार बार पढ़ेंगे, और संस्कृत आपको समझ कम आती है तो संस्कृत में आप बहुत ही कम ध्यान देंगे, अर्थात इसको बार बार दोहराने की कोशिश आप नहीं करेंगे और हिंदी को आप बार बार पढ़ेंगे। जबकि याद रखिएगा सभी विषय आपके लिए महत्वपूर्ण रखते हैं। यदि इसमें आप 25 में से 24 नंबर लेके आते हैं और संस्कृत में मान लीजिए 25 में से आप सिर्फ 13 नंबर ही लेकर आते हैं तो आपका जो फाइनल स्कोर होगा उसमें बहुत बड़ा अंतर रहता है। इसलिए प्रभाव का नियम कहता है कि जो चीज़ें हमें पसंद होती हैं उसे हम बार बार करते हैं और जो चीज़ें पसंद नहीं हैं उन्हें हम दोहराने की कोशिश नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयलन ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? आपको उत्तर डालना है और लिखना है कोयलन ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन चिंपैंजी या वन मानुष पर किया था। इतना सिर्फ आपको यहाँ पे लिख के आइएगा। नेक्स्ट है, पावलॉक द्वारा अपने प्रयोग में पहली घंटी बजती थी फिर भोजन दिया जाता था, ये प्रक्रिया कई बार होने के अंत में क्या पाया गया? तो याद रखिएगा पावलॉक ने स्वाभाविक उद्दीपक को दर्शाने के लिए कुत्ते पर एक प्रयोग किया जिसमें एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया गया। कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता था और चूंकि कुत्ता भूखा था इसलिए भोजन देखकर उसके मुंह में लार आ जाता था। कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने के पहले एक घंटी बजाई जाती है। ये प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई तथा देखा गया कि बिना भोजन के आए ही मात्र घंटी की आवाज़ पर कुत्ते के मुंह से लार निकलने शुरू हो गया। पावलॉक के अनुसार कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर लार के स्राव करने की अनुक्रिया को सीख लिया था। उनके अनुसार घंटी की आवाज़ तथा लार के स्राव के बीच एक नया सहचर कायम हुआ जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई थी। तो आपको इसमें लिख के आना है कि कुत्ते ने जैसे ही घंटी की आवाज़ सुनी वो उसके मुंह में लार का स्राव होने लगा। नेक्स्ट है, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? तो याद रखिएगा नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता ये सभी अच्छे व्यक्तित्व का प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञात्मक विकास में किन दो प्रक्रियाओं का वर्णन किया? तो जीन पियाजे ने बालक के संज्ञात्मक विकास में दो बातों को महत्वपूर्ण माना था। पहला था संगठन और दूसरा था अनुकूलन। ये प्रमुख बातें थी जो जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में बताया था, जिसमें से संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है तथा अनुकूलन बाह्य रूप से किसी चीज को हमें प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं? तो याद रखिएगा ये सभी अधगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। आपको लिखना है कि पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधगम की इच्छा व प्रेरणा आदि अधगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। इस प्रकार से आप इसमें लिख के आइएगा। इसी के साथ आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो समाप्त होते हैं। याद रखिएगा 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं और 15 आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका 1 नंबर का रहता है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी 1 नंबर के रहते हैं। इस प्रकार से 15-15 30 नंबर आपके यहाँ से हो जाते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जिनकी संख्या 10 रहती है और एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है, तो 20 नंबर आपके यहाँ से मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पेपर आपका 50 नंबर का होता है। लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न देखेंगे, बुद्धि लब्ध से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा इसमें विशेषकर आपको जितना पूछा जाता है उसी के अनुसार आपको लिखना होता है। जैसे बुद्धि लब्ध से आप क्या समझते हैं, तो आप हेडिंग डालिएगा बुद्धि लब्ध। उसके बाद आपको लिखना है बुद्धि लब्ध कई अलग मानकीकृत प्रशिक्षणों से प्राप्त एक गणना है जिसे बुद्धि का आकलन किया जाता है। बुद्धि लब्ध बालक में स्थित बुद्धि की मात्रा का मापन है। टरमैन ने मानसिक आयु के बदले बुद्धि लब्धि की विधि की खोज की और सूत्र निकाला। बुद्धि लब्धि की गणना के अंतर्गत व्यक्ति के मानसिक आयु में वास्तविक आयु से भाग देकर उसे 100 से गुणा कर दिया जाता है। तो आपको इसमें लिखना है बुद्धि लब्धि में कि बुद्धि लब्धि बालक में स्थित बुद्धि की मात्रा का मापन है और बुद्धि लब्धि की खोज टरमैन द्वारा किया गया था और इसमें व्यक्ति की मानसिक आयु में वास्तविक आयु से भाग देकर उसमें 100 से गुणा कर दिया जाता है।
ये बुद्धिलब्धि कहलाता है। उसके बाद आपको इसका फार्मूला लिख देना है कि बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इतना आपको लिख के आइएगा जब आपके इसमें 2 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। ये दूसरा प्रश्न है, तो हेडिंग डालिएगा अंतर्मुखी व्यक्तित्व और उसके बाद लिखिएगा अंतर्मुखी व्यक्तित्व वह होता है जिसमें व्यक्ति बाहरी रूप से क्या हो रहा है इसके बजाय अपने आंतरिक विचारों और विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक सहज महसूस करते हैं। वे बड़े समूह या भीड़ के बजाय केवल 1 या 2 लोगों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। ये सभी अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा अंतर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति चिंतनशील होता है तथा वह अपनी ही ओर केंद्रित रहता है। इस व्यक्तित्व के लक्षण, स्वभाव, आदतें, आवृत्तियाँ आदि बाह्य रूप से प्रकट नहीं होती हैं। इतना आप लिख के आइएगा। इसके बाद कुछ प्रमुख पॉइंट और याद रखिएगा कि अंतर्मुखी व्यक्ति की विशेषताएं पूछी जाए तो याद रखिएगा अंतर्मुखी व्यक्तित्व एकांकी होते हैं, अर्थात वो अकेला रहना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति का बाह्य जगत की वस्तुओं से कम अनुराग होता है, अर्थात वो बाहरी लोगों से मिलना जुलना बहुत ही कम रखते हैं। नेक्स्ट है ये भाव प्रधान होते हैं, आत्मचिंतन करते हैं तथा आत्मोद्धार हेतु लीन रहते हैं। नेक्स्ट है ये स्वयं के लिए चिंतनशील होते हैं तथा शांत मुद्रा में रहते हैं। ये प्रायः प्रतिक्रियावादी होते हैं तथा यथार्थ को अपने स्वभाव के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं। तो ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व की सभी विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित विकास की अवस्था के अंतर्गत पूर्व सक्रियात्मक की अवस्था से आप क्या समझ तात्पर्य है। तो आपको यहाँ पे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के बारे में केवल बताना है। याद रखिएगा आपको यहाँ पे ये चारों अवस्थाओं को नहीं बताना है, सिर्फ आपको यहाँ पे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था पूछा गया है। तो आप डालिएगा हेडिंग पूर्व सक्रियात्मक अवस्था और इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसमें आप लिखिएगा इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौने से अनुकरण के माध्यम से बच्चा सीखता है। खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, वस्तु स्थायी का भाव जागृत हो जाता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद भी कहते हैं। इसमें प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। तो ये सभी चीज़ें आप पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में लिख के आइएगा। नेक्स्ट है व्यक्तित्व भिन्नता से क्या तात्पर्य है। तो आप हेडिंग डालिएगा व्यक्तित्व भिन्नता और लिखिएगा व्यक्तित्व भिन्नता जब 2 बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे व्यक्तित्व भिन्नता कहा जाता है। इतना आप ये मेन लिख के आइएगा। इसके बाद और लिखिएगा व्यक्ति भिन्नता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाना। इसी अंतर कारण एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न पाया जाता है, अतः कोई भी 2 व्यक्ति समान नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कल्पना से आप क्या समझते हैं। तो हेडिंग डालिएगा कल्पना और लिखिएगा वस्तु का प्रत्यक्षीकरण मानव मस्तिष्क में प्रतिमाओं को स्थापित करता है। वह इन प्रतिमाओं में परिवर्तन करके नवीन उत्पन्न कर देता है। इसी नवीनता का नाम कल्पना है। कल्पना के द्वारा व्यक्ति यथार्थ से अलग हट जाता है, अर्थात वास्तविकता से अलग हट जाता है। इससे उसे सुख मिलता है। कल्पना में अनुभव का प्रत्यय स्मरण होता है, लेकिन कल्पना को अलग स्थापित करने वाला लक्षण विद्यमान होता है। अतः यथार्थता में अभूतपूर्व परिवर्तन करना ही कल्पना कहलाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा दी है कि जैसे मैकडूगल की परिभाषा बहुत ही फेमस रहती है, कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन ही कल्पना कहलाता है। ये परिभाषा आप याद रखिएगा। वुडवर्थ ने परिभाषा दी है कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है। जब कोई पूर्व यथार्थ तत्वों का व्यक्तिगत स्मरण करता है तो वह कल्पना प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है अनुकरण द्वारा सीखने से आप क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे अनुकरण द्वारा सीखने से आपको क्या तात्पर्य है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा किसी कार्य या वस्तु को करना। हमारे दैनिक जीवन में अनुकरण एक साधारण सी बात है, जैसे बस स्टॉप में बस को आते देखकर दौड़ना, लाइन में लगना आदि। इस प्रकार वे सभी कार्य जो व्यक्ति चेतना या अचेतन अवस्था में दूसरे के कार्यों को अनुसार करते हैं अनुकरण कहलाता है। यहाँ पे परिभाषा दी हुई है, मीड ने परिभाषा दी है, दूसरे व्यक्ति के कार्यों या व्यवहारों को जानबूझकर अपनाना अनुकरण कहलाता है। या रायबर्न महोदय के अनुसार अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल है। ये परिभाषा बहुत बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछी जा चुकी है, इसे याद रखिएगा कि यह परिभाषा रायबर्न महोदय ने दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है सीखने के तत्परता के नियम से क्या आशय है।
तो सीखने के तत्परता का नियम आपको लिखना है। तत्परता का नियम हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा, इस नियम का अभिप्राय ये है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार होते हैं तो हम उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित रहती है। यदि बालक में गणित के प्रश्न करने की इच्छा है तो वो उनको करता है, अन्यथा नहीं। इतना ही नहीं, तत्परता कारण वह उनको अधिक शीघ्रता और कुशलता से करता है। तत्परता उसके ध्यान को कार्य पर केंद्रित करने में सहायता देती है, जिसके फलस्वरूप वह उसे संपन्न करने में सफल होता है। तो कोई भी चीज़ हमें बहुत अच्छी लग रही है और उस कार्य करने के लिए हम तत्पर हैं तो उस कार्य को बहुत ही शीघ्रता से कर लेते हैं। यदि उस कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं होंगे तो हम उसको करने में असक्षम होंगे। भाटिया महोदय ने इसकी परिभाषा दी है, तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना, युद्ध को आधा विजय कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसिक थकान से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे डालिएगा मानसिक थकान और इसमें आपको लिखना है, मानसिक थकान निरंतर मानसिक कार्य करने से आती है। जब व्यक्ति निरंतर मानसिक कार्य करता है तो मस्तिष्क की बौद्धिक एवं चिंतन आदि शक्तियाँ शिथिल हो जाती हैं। शिथिल का अर्थ है धीमी हो जाती हैं। मानसिक थकावट असल में मांसपेशियों या शरीर की थकान की तरह ही है। वैलेंटाइन ने इसकी परिभाषा दी है, मानसिक थकान प्रायः केवल एक बोरियस है। जब तक व्यक्ति की रुचि बनी रहती है तब तक वह किसी का प्रकार की मानसिक थकान का अनुभव नहीं करता। अर्थात किसी कार्य में हमें रुचि है तो उसे हम बहुत अच्छे से करेंगे और हमें बोरियत नहीं होगी, तो हमें मानसिक थकान भी नहीं होगी। किंतु हम किसी कार्य को करने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो फिर बहुत ही जल्द हम उसमें उस चीज़ से मन भर जाता है और मानसिक थकान होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे प्रमुख खेल यहाँ पे रुचि से होता है। मानसिक थकान के लक्षण होते हैं, बालक किए जाने वाला कार्य में अरुचि प्रकट करे, पलकों में भारीपन आ जाए। यदि आपकी आंखें की जो पलकें होती हैं उनमें भारीपन आ जाता है, पाठ पर ध्यान केंद्रित नहीं होता, बालक मस्तिष्क में भारीपन का अनुभव करने लगता है, विचारों और तर्क शक्ति में कमी आ जाती है। ये सभी मानसिक थकान के लक्षण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोहलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत से आपका क्या तात्पर्य है? तो हेडिंग डालिएगा, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और लिखिएगा, ये सिद्धांत संज्ञात्मक नियम के ऊपर आधारित है। इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। कोहलर ने अपना प्रयोग 1916 में प्रयोग किया था। इस प्रयोग में उसने एक सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। इसमें लिखिएगा, कोहलर ने अपने प्रयोग में निष्कर्ष निकाला कि जीव संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता है और उसके आधार पर उसमें सूझ उत्पन्न होती है। उसमें वे अपनी समस्या का समाधान करना सीख लेता है। क्षेत्र का प्रत्यक्षीकरण होना तथा क्षेत्र का पुनर्गठन करना ही सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत है। इसके बाद इसकी विशेषताएं भी यदि पूछी जाए तो आप इसमें लिख सकते हैं कि समस्यात्मक स्थिति का सर्वेक्षण करना, परिवर्तित अनुक्रियाओं द्वारा प्रयास करना, समस्यात्मक स्थिति में हिचकिचाहट, विश्राम एवं ध्यान का केंद्रीकरण करना, उद्देश्य, लक्ष्य अथवा प्रेरणा की ओर बार बार ध्यान केंद्रित करना, प्रथम अनुक्रिया उपयुक्त सिद्ध न होने पर अन्य अनुक्रिया करना। ये सभी इसके प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने में परिपक्वता का योगदान बताइए। अर्थात परिपक्वता का सीखने में क्या योगदान है? तो लिखिएगा, सीखना व्यवहार में परिवर्तन या व्यवहार अर्जन की एक प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन या तो परिपक्वता के कारण होता है या किसी नई बात को ग्रहण करने के कारण। परिपक्वता शारीरिक विकास की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बढ़ती हुई आयु के साथ शरीर व स्नायु मंडल का विकास सीखने के साथ सामर्थ्य को जन्म देता है। स्पष्टता सीखने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। यही सब परिपक्वता के प्रक्रिया सीखने से पूर्व की स्थिति तथा सीखने का आधार है। वस्तुतः परिपक्वता किसी व्यवहार को अर्जित करने सीखने की एक पूर्व आवश्यकता है। तो इसी के साथ आपके बाल विकास का 2016 का पेपर जो था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपके 40 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। और याद रखिएगा, ये जो अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, अति लघुत्तरी आपको बिल्कुल सटीक लिखना होता है कि जो पूछा जाए सिर्फ आपको वही लिखना है और बाकी कोई भी चीज़ नहीं लिखना। किंतु लघु उत्तरी ऐसे होते हैं कि कम से कम आपको एक जो प्रश्न होता है वो आपको आधे पेज में आपको लिख के आना है। ये जो आपका पूरा इस प्रकार से एक पेज रहता है, इसमें कम से कम आधे पेज में तो एक प्रश्न को सॉल्व करके आइएगा, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। और ये समय रहता है तो आप एक प्रश्न को, जो लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं, इनको पूरे पेज में भी लिख सकते हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।